हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ठीक है, इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी साहित्य से। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को भी शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना क्लास को, और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना भी आपको क्लास कैसी लगती है। और इसके साथ साथ मैंने आप सभी के लिए भी जो एस्टेट की सीरीज चला रखी है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, EMRS की चला रखी है, वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी जो भी मैं चैनल पर क्लासे डालती हूँ वो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में जो पेपर है उसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज आप उन क्लासों को भी जरूर से जरूर देखें भी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो अकविता आंदोलन से जुड़ा है। डॉक्टर श्याम परमार, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर श्याम परमार जो है वो अकविता आंदोलन से जुड़े हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के भाई इसके साथ साथ जो डॉक्टर श्याम परमार है, इसके साथ साथ जो जगदीश चतुर्वेदी जी भी हैं, ये भी इनके बराबर ही भागीदार है। ठीक है, अकविता आंदोलन से जुड़ने के कारण भी दोनों ने समान रूप से अकविता आंदोलन में अपना हिस्सेदारी दी है, यानी भागीदारी इन्होंने दी है। और जो अकविता है इसके आरंभिक प्रस्तावकों में ये थे भाई जगदीश चतुर्वेदी, ये आपको ध्यान रखना। और अकविता पत्रिका के 3 संपादक थे, कौन कौन से थे वो आप नोट कर सकते हैं। जगदीश चतुर्वेदी भाई, एक तो जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, और भाई रविंद्रनाथ त्यागी। ठीक है, ये थे भाई। आगे, छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। तो भाई कौन सा ऐसा कवि था। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्मितानंदन पंत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे भी। और जो निराला या छायावादी युग के महत्वपूर्ण हमारे कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है। तो भाई इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसकी पृष्ठभूमि जो है मछुआरे के जीवन से संबंधित है। तो कब तक पुकारूं, मछली मरी हुई, सागर लहरें और मनुष्य, या आधा गांव। तो अपना 3 आंसर बिल्कुल सही है। सागर लहरें और मनुष्य जो उपन्यास है ये उदय शंकर भट्ट का है, और इस उपन्यास में भाई मछुआरा जीवन की पृष्ठभूमि का आधार बनाकर ये लिखा गया है। और इस उपन्यास में जो बंबई, वर्तमान में भाई मुंबई बोलते हैं, ठीक है, तो भाई ये इसमें बरसोवा के मछुआरों, और कहाँ के, बरसोवा के मछुआरों और माहिम, ठीक है, कॉलोनियों का इसमें जीवन चित्रित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों जातियों का रहन सहन दिखाया गया, इसमें स्वभाव दिखाया गया, रीति रिवाज दिखाया गया, त्योहार कैसे मनाते हैं, जैसे नारियल हो गया, पूर्णिमा होगी, ठीक है, ये सभी इनमें दिया गया है। तो भाई जो ये उपन्यास है इसमें मछुआरों का जीवन पूरी तरह उतारा गया है, सागर लहरें और मनुष्य में। और ये किसका उपन्यास है, उदय शंकर भट्ट का है। किसका भाई, उदय शंकर भट्ट का ये है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है। तो लक्ष्मी नारायण लाल रहेंगे भाई, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी है। और इस नाटक के माध्यम से उन्होंने जो समकालीन परिस्थितियां हैं उनको प्रस्तुत किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये नाटक है मिस्टर अभिमन्यु, इसमें जो राजन नामक एक पात्र है, ठीक है, और वो क्या है, एक IAS ऑफिसर है, उसकी त्रासदी का इसमें वर्णन किया गया है मिस्टर अभिमन्यु नाटक में। ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई,
निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो किसका है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एक कंठ विस्पा या देहांतर। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसका संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस नाटक को त्रिखंडीय नाटक भी कहा जाता है, त्रिखंडीय नाटक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? सूरज का आठवां घोड़ा कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है? तो भाई ये उपन्यास रहेगा। दो आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और धर्मवीर भारती जो है ये इसके रचनाकार रहेंगे। ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है सूरज का आठवां घोड़ा। और इस उपन्यास में भी तीन कहानियां हैं। एक कहानी है जमुना की, दूसरी कहानी है लिली की, और तीसरी कहानी है सरती की। अगला क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो रस मीमांसा के लेखक रहेंगे रामचंद्र शुक्ल जी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भाई इनके है काव्य में अभिव्यंजना, काव्य में रहस्यवाद, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भरमर, गीतसार इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? तो किस रचना में उठाया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न? इसमें उठाया गया अंधा कुआं में, मुआवजे में, आठवां सर्ग में, इला में। तो जो आठवां सर्ग है भाई इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। और ये काफी महत्वपूर्ण नाटक है, ठीक है। और सुरेंद्र वर्मा जी इसके नाटककार रहेंगे। और जो सुरेंद्र वर्मा जी हैं इनके काफी महत्वपूर्ण नाटक और है, जैसे सूर्य की पहली किरण से सूर्य की दूसरी किरण, अंतिम किरण तक, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक। भाई जो नाटक है इसमें स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। क्या है इसमें? स्त्री पुरुष में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। और जो इनकी शकुंतला की अंगूठी है, ठीक है, शकुंतला की अंगूठी है, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। इसमें क्या है? पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। और इनका एक और नाटक है काफी महत्वपूर्ण है, नायक, खलनायक और विदूषक, ठीक है, इनका काफी महत्वपूर्ण नाटक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो किसको माना जाता है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह। तो भाई केदारनाथ सिंह को, ठीक है, क्या है भाई? केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। और ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार है, ठीक है, केदारनाथ सिंह भाई। और जो ये आगे के तीसरे शतक के कवि हैं और ये मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना जो भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? तो शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, आधा गांव या कल्याणी? जो आधा गांव है, ठीक है, ये जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उपन्यास, लिखा गया उपन्यास है भाई ये। आधा गांव क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? राही मासूम रजा, ठीक है। और 1966 में जब भारत की स्वतंत्रता के बाद ये लिखा गया उपन्यास, अभी 1966 में लिखा गया था ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और इस उपन्यास में जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है भाई, ठीक है, उस उत्तर प्रदेश का जो जनपद है गाजीपुर, गाजीपुर के लगभग 11 मील दूर, 11 मील दूर एक गांव है, उसका नाम क्या है? गंगोली। गंगोली गांव का जो सिया समाज है, सिया समाज है, इसकी कहानी है भाई आधा गांव में। अगला क्वेश्चन है, मित्रों मरजानी किसकी रचना है? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या मन्नू भंडारी? तो भाई मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती जी की रचना है, ठीक है। और ये किस विधा में है? तो ये उपन्यास है, क्या है?
उपन्यास है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसमें महिलाओं की स्थिति, अधिकार और परस्पर होने वाले झगड़े का चित्रण किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके पात्र आगे देखते हैं, प्रवासी के गीत किसकी रचना है। जो प्रवासी के गीत है, किसकी रचना रहेगी। हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रवासी के गीत भाई नरेंद्र शर्मा जी की रचना है, काफी महत्वपूर्ण रचना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं भी है, जैसे मिट्टी और फूल, पेपर में पूछी गई है पहले ये रचना। प्यासा निर्जन, मुट्ठीबंद रहस्य, ये कविता संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत क्या है व्यक्त करता है। तो संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधायुग या मुक्ति प्रसंग। तो आत्मजयी रचना है, ठीक है। इसका मूल कथा सूत्र ही कठोपनिषद क्या है, कठोपनिषद में नचिकेता प्रसंग पर ये आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस आख्यान को पूरा कथात्मक पक्ष को कवि ने आज के मनुष्य की जटिल मन स्थिति का चित्रण किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी की कहानी बतानी है। सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई या वापसी। तो लंदन की एक रात निर्मल वर्मा जी की कहानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी और कहानियां जो पेपर में पूछी जाती है, परिंदे काफी बार पेपर में पूछी गई है। कव्वे और काला पानी, ये भी काफी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। जलती झाड़ी आदि, ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। और सपाट चेहरे वाला आदमी, जो सपाट चेहरे वाला आदमी है, ये दूधनाथ सिंह की है, ये भी कहानी है दूधनाथ सिंह की। और वापसी किसकी है, ये उषा प्रेमवदा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सचित मधुक्रिया की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाटक गीत जयशंकर प्रसाद के किस स्त्री पात्र का है। तो किस स्त्री पात्र का है भाई ये गीत। सुवासनी, कोमा, देवसेना या मालविका। तो भाई ये जो गीत है ये देवसेना का है, ठीक है, देवसेना ने गाया है। और जयशंकर प्रसाद जी सकंदगुप्त नाटक से उद्धृत है ये गीत, ये आपको ध्यान रखना है। और देवसेना द्वारा गाया गया है। और इसके नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, ठीक है, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग्य, कामना, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये काफी महत्वपूर्ण इनके नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है। तो जो कोसी का घटवार है यही शेखर जोशी की कहानी है। और मांस का दरिया ये किसकी कहानी है, कमलेश्वर की है। जहां लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव की कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, माझी के पुल से कितनी दूर। माझी का पुल कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल, या वह जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल है। और ये माझी का माझी का पुल कविता से पंक्तियां ली गई हैं। गीत फरोश किसकी रचना है। जो गीत फरोश है किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना रहेगी गीत फरोश। और धर्मवीर भारती की कौन सी रचना है, अंधायुग, ठीक है। हरि नारायण व्यास की है मृग और तृष्णा। हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। तो महादेव वर्मा की में से कौन सी रचना नहीं है, नेहा, रश्मि, नीरजा, जो गुंजन है ये महादेव वर्मा की रचना नहीं है। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना रहेगी, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की और भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है, जैसे ग्रंथि, ग्राम्य कला और बूढ़ा चांद, लोकायंत्र, चिदम्बरा, ठीक है। चिंता किस, जो चिंता है ये किस रचना के सर्ग का शीर्षक है। चिंता, झरना, आंसू, कामायनी, लहर। तो भाई ये कामायनी जो नाटक है, सॉरी कामायनी जो भाई
महाकाव्य है। इसका प्रथम सर्ग है चिंता, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित है। इसमें टोटल 15 सर्ग है। मैंने काफी बार आपको लिखवाए हैं, यहाँ सिर्फ बोल रही हूँ, जिसको लिखना लिख सकता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, चिंता से सर्ग स्टार्ट होते हैं और आनंद पर सर्गों की समाप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? जो तुलसीदास है किसकी काव्य रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, नरेश मेहता। तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कीर्ति है और इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है निराला जी की अनामिका, अणिमा, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, गीतिका, पेला, अर्चना, आराधना और सांध्य कांकली। भाई अगला क्वेश्चन है, छोड़ ध्रुवों की मुरझाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। तो प्रयुक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है? धर्मवीर भारती, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या राजकुमार वर्मा है? तो सुमित्रानंदन पंत जी रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? ठीक है, जो भी निराला जी, इनकी ऐसी कौन सी कविता जिसमें यथार्थवादी चेतना जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? यथार्थवादी कुकुरमुत्ता है, जूही की कली है, स्रोत स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है। कुकुरमुत्ता, ठीक है, कुकुरमुत्ता मैं के नीचे ऊ की मात्रा लगेगी, कविता है। इसमें यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई गई है, ये आपको ध्यान रखना। और जो जूही की कली है, ये इनका प्रथम छंद मुक्त रचना है, जूही की कली। और सरोज स्मृति, ठीक है, ये क्या है? प्रथम शोक गीत है जो निराला ने अपनी पुत्री सरोज पर लिखा है भाई। और राम की शक्ति पूजा क्या है? एक लंबी कविता है निराला जी की। अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? तो भाई ऐसे कौन से कवि हैं जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने मधुचर्या का कवि कहा है? तो जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। ठीक है, छायावादी कवि है भाई जयशंकर प्रसाद, इनको ही रामचंद्र शुक्ल ने मधुचर्या का कवि कहा है। अंधेरे में, ठीक है, नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो अंधेरे में किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना रहेगी और ये लंबी कविता के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, और गजानन माधव मुक्तिबोध के काफी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह जो काफी बार पेपर में पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, और ये गजानन माधव मुक्तिबोध को फैंटेसी शैली में लिखी थी, इनकी लंबी कविता है। कौन सी? अंधेरे में, फैंटेसी शैली में लिखी है। ठीक है, और मुक्तिबोध की अन्य महत्वपूर्ण कविता जैसे ब्रह्मराक्षस हो गया, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? तो कौन सी ऐसी कृति है जो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? तो कल सुनना मुझे शहर अब भी संभावन है, यहाँ से देखो कलावती। तो कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है और 1976 में ये प्रकाशित हुई थी। और इनकी और रचना जैसे संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है। तो विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है मछलीघर। दो भी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसका हमें चरित्र जो पात्र है, गुप्त है, सिंहरन है, विशाख या सकंद गुप्त है? तो भाई राम गुप्त है। कौन है? राम गुप्त है ध्रुव स्वामिनी के पात्र। ठीक है, सिंहरन किसका है? ये चंद्रगुप्त का पात्र रहेगा। और सकंद गुप्त, तो सकंद गुप्त जो इनका नाटक है उसका पात्र है। विशाख विशाख का है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, भारतेंदु मंडल के जो लेखक है इनमें से बताना वो कौन सा नहीं है। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास या बाल कृष्ण
भट्ट। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे। ठीक है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, श्रीलाला निवास दास, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी भारतेंदु मंडल के सदस्य व लेखक थे। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई आषाढ़ का एक दिन नामक, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता? तो मोहन राकेश है। पीछे हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। और मोहन राकेश के अन्य नाटक भी है जो काफी महत्वपूर्ण है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे में, और पैरों तले की जमीन। और पैरों तले की जमीन जो अधूरा है इनका उपन्यास, ये नाटक। ठीक है, और इसको पूरा किसने किया है? काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो इनके ही दोस्त थे कमलेश्वर, इन्होंने इसको पूरा किया है, पैरों तले जमीन को। अगला क्वेश्चन है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना की है? तो सात गीत वर्ष, अंधेरे में, अंधा युग या कुरुक्षेत्र। तो भाई ये अंधा युग जो नाटक है इनका, इससे ये पंक्तियां ली गई है। और जो अंधा युग है यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित गीति नाटक, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित नाटक है ये। अगला क्वेश्चन है, मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? तो किसका है? तो ये त्याग पत्र जो है भाई उपन्यास इसके पात्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सेवा सदन है इसकी पात्र कौन है? सुमन है। गोदान की धनिया है। शेखर एक जीवनी की शशि है। आगे देखते हैं, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? जो अपने अपने अजनबी है ये किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो अपने अपने अजनबी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है, आपको ध्यान रखना है। और इस उपन्यास के लेखक है अज्ञे जी। ठीक है, और अज्ञे जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? तो कौन सा? झूठा सच है, दादा कॉमरेड है, दिव्या है या देशद्रोही? ये चारों के चारों जो उपन्यास है ये किसके हैं? बताइए किसके हैं? यशपाल जी के हैं। इनमें से जो झूठा सच उपन्यास है भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। और जो झूठा सच है इसके दो भाग है। कितने भाग है? दो भाग है। जो पहला भाग है वो 1958 में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या है? वतन और देश। भाई ये पूछे जाते हैं, वतन और देश। और दूसरा भाग जो 1960 में प्रकाशित हुआ था इसका नाम था देश का भविष्य। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? तो इनमें से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है ये आपको बताना है। सारा आकाश, पूर्णवा, महाभोज या प्रतिप्रकता। जो सारा आकाश है ये राजेंद्र यादव द्वारा लिखित क्या है? ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। पूर्णवा किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। महाभोज बन्नू भंडारी। प्रतिप्रकथा ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक या रंग महिला। तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक है विश्वनाथ शर्मा कौशिक। भाई ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और उनकी एक और महत्वपूर्ण कहानी है जो काफी बार पेपर में पूछी गई है, वो है ताई। कौन सी है? ताई। भाई ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है गुंडा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किशोरीलाल गोस्वामी की है इंदुमती। ठीक है, और ये रंग महिला नहीं है, बंग महिला है। ठीक है, और बंग महिला की है दुलाई वाली। अगला क्वेश्चन है, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो आगमन शब्द में कौन सा विसर्ग है ये आपको बताना है। तो आगमन शब्द में आगमन में भाई आ उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ प्लस में गमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश
वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, ठीक है, दूसरों का उपकार करने वाला क्या होता है? विधर्मी होता है, परोपकारी, दुभाषिया या परदेशी। तो परोपकारी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जो धर्महीन हो वो क्या हो गया? विधर्मी। दो भाषाएं बोलने वाला दुभाषिक। परदेश में रहने वाला परदेशी। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। रहस्यमयता बनाए रखना, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, निंदा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना, काम न आने पर बहाना ढूंढना। तो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, ये मुहावरा आना था, मुहावरा यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। इसका यहाँ पे मुहावरा आना था, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। और ये लोकोक्ति है, ठीक है, मुहावरे का अर्थ नहीं है यहाँ पे। इसमें अगला क्वेश्चन है, आंख दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प का चयन कीजिए। इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना है, धमकी देना। तो आंख दिखाने मुहावरे का अर्थ है धमकी देना, जबकि इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना आदि क्या है? सभी गलत है। आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में चयन कीजिए। आंखें चार होना, तो आंखें चार होने का अर्थ है प्रेम होना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नलिखित विकल्पों से चयन कीजिए। चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य या मुसीबत। तो बुद्धि भ्रष्ट होना। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो अपना सी आंसर ठीक रहेगा। ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो क्या है? बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, ठीक है, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? तो कौन सी ऐसी विशेषता जो समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता, संक्षिप्तता, स्पष्टता या विरोधाभास। जो विरोधाभास है समाचार लेखन से जुड़ी विशेषता नहीं है, बाकी ये क्या है? समाचार लेखन से जुड़ी हुई विशेषता रहेगी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? संगीत, मंच सज्जा, आलेख या सूत्रधार। रेडियो लेखन के लिए, तो भाई रेडियो लेखन के लिए जो मंच सज्जा है ये आवश्यक नहीं है, और सभी आवश्यक है। यहाँ पे खाड़ी नहीं आएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो जी माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे पहेलियां, मुकरियां, ये सभी खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरतमुनि की रचना में, राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में हमें अपभ्रंश शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। चंद्रबरदाई की रचना है, तो चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की रहेगी, ठीक है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। रणमल छंद श्रीधर की है। अगला क्वेश्चन है, नासिकेत उपाख्यान किसकी रचना है? जो नासिकेत उपाख्यान है ये भाई किसकी रचना है? तो ये सदल मिश्र जी की रचना रहेगी। अपना बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। लल्लू लाल जी की रचना कौन सी है? प्रेम सागर है, काफी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। इंशाअल्लाह खां की कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी भाई, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह की है इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास तिमिर नाशक। अगला क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान के जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका रहेगा? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और ये भक्ति काल के संबंध में कथन है। नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है? तो नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? तो नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती भाई।
हंस वाहिद किसकी है? कासिम शाह की रहेगी। ठीक है। चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। ठीक है। ज्ञानदीप किसकी है? शेख नबी की है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? तो पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? विजय देवनारायण शाही जी रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। क्या मानते हैं? त्रासदी मानते हैं। और बाकी सभी ने क्या है? पद्मावत को सूफी काव्य माना है। अगला क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कृष्ण दास ने, जो कृष्ण दास जी हैं, इन्होंने जुगल मान चरित्र लिखा था। रस खान ने सुजान रस खान और घनानंद ने सुजान सार। अगला क्वेश्चन है, कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है? तो ये भाई किस आलोचक का कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके विषय में है? तो किसके विषय में है भाई? घनानंद के, मतीराम, केशवदास या रसनिधि। तो भाई ये भाई रीति काल के कवि है घनानंद, इनके विषय में ये कथन है भाई रामचंद्र शुक्ल जी का। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? तो ग्रंथि महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत की रचना है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, नाखून क्यों बढ़ते, लाल तारा। तो नाखून क्यों बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। करुणा किसका निबंध है? जो करुणा है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है ये। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? तो किस पर अधिक बल दिया भी रामचंद्र शुक्ल जी ने? रस सिद्धांत पर, अलंकार सिद्धांत पर, ध्वनि सिद्धांत पर या रीति सिद्धांत पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाई सबसे अधिक बल रस सिद्धांत पर दिया है, क्योंकि ये रसवादी आचार्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? ठीक है। सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत कौन सी विधा नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? कविता, कहानी, निबंध या आलोचना। तो आलोचना जो है ये सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती और सभी आती हैं भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या की रस सिद्धांत के अनुरूप की है? क्या भी इनमें से कौन सा ऐसा आलोचक है जिन्होंने नई कविता की व्याख्या रस सिद्धांत के अनुरूप की है? रामचंद्र शुक्ल जी है, नगेंद्र है, नामवर सिंह है, विजय देवनारायण शाही है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी नई कविता की व्याख्या रस सिद्धांत के अनुरूप की है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका ग्रंथ कौन सा है? रस सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? तो इनमें से कौन सी परिभाषा भरत मुनि ने दी है भाई? रस समास की अधिकता ओज कहलाती है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। ठीक है। अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश, लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यंत्र रूप से स्थापित किया जाए। तो भाई समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण वाली होती है। ये कहा है भरत मुनि ने। ठीक है। निर्वता सी शिला, चरण टकराता फिरता पवनमान। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो हमें काव्य दोष इसमें बताना है। तो इसमें भाई जो अप्रयुक्त काव्य दोष इसमें रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। आगे है क्वेश्चन, कहती हुई यू उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गुरु पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा
छंद है। तो इन पंक्तियों में भाई कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में हरि गीत का छंद रहेगा। हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 और 13 के क्रम में ये होती है। अगला क्वेश्चन है, हे अमानिश उगलता गगन धन अंधकार अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा या यमक? तो भाई इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। क्या है? मानवीकरण अलंकार इसमें होगा। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? जो वर्तमान हिंदी है ये किस लिपि में लिखी गई है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। लास, जो लास है ये किस भाषा का शब्द है? जो लास है ये भी तुर्की भाषा का शब्द रहेगा। ठीक है, और तुर्की भाषा के अन्य शब्द भी है जैसे कैंची, कालीन, चेचक, जालिम, तलाश, बेगम, बहादुर। ठीक है, आगे है, ने किस कारक की विभक्ति है? तो ने क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति है। ठीक है, कौन? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंधन का के की रारेरी, अधिकरण में प्रे और संबोधन हे अरे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। तो देवालय का संधि विच्छेद क्या रहेगा? तो देवालय का संधि विच्छेद है देव प्लस में आलय। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। छात्रावास में कौन सी संधि है? जो छात्रावास है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वही छात्रावास में दीर्घ संधि रहेगी, छात्र प्लस में आवास। ठीक है, दीर्घ संधि है। उल्लंघन का संधि विच्छेद उत प्लस में लंघन होगा। इसमें व्यंजन संधि है, शेष विकल्प असंगत है। तो भाई इसमें उत प्लस में लंघन होगा और इसमें व्यंजन संधि है भाई। अगला क्वेश्चन, निराकार का संधि विच्छेद क्या रहेगा? तो निराकार का संधि विच्छेद रहेगा भाई निर प्लस में आकार और इसमें विसर्ग संधि रहेगी। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा, ये आपको बताना है। तो रमेश, रामाधार, उल्लंघन या प्रत्युत्तर? तो रामाधार जो है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, राम प्लस में आधार, रामाधार। रमेश का रमा प्लस में ईश, ये गुण संधि का है भाई। ठीक है, प्रत्युत्तर प्रति प्लस में उत्तर, ये यण संधि का उदाहरण है। उल्लंघन उत प्लस में लंघन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हमने ऊपर भी देखा है। अगला क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो श्रीधर पाठक द्वारा कौन सी रचना नहीं रचित है? वैधवी वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना या भारतोत्थान? तो वैधी वनवास जो है श्रीधर पाठक की रचना, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना रहेगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की ये रचना है। हरिओ जी के काफी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह जैसे प्रिय प्रवास, ये 1914 में प्रकाशित हुआ था। पारिजात 1937 में प्रकाशित है। जो वैधी वनवास है ये 1941 में प्रकाशित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जो उद्धव शतक है इसके रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी और रचनाएं हैं जैसे गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, इन्हीं का काफी महत्वपूर्ण रचना है भाई। विरासतक भी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? गुरु भक्त सिंह रहेंगे भाई। ठीक है, और कुतुबन की रचना कौन सी है? मिर्गावती है। ठीक है, ये सूफी प्रबंध काव्य की रचना है। अयोध्या सिंह हरिओद की मैंने अभी आपको बताया, प्रियप्रवास, वैधी वनवास, रसकलश आदि है इनकी। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त की है बापू, काफी महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है ये। आगे है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? जो भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। और इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी रहेंगे। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस रचना से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है,
और मैथिली शरण के काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है रंग में भंग, जयद्रथवध, ठीक है, किसान, झनकार, साकेत काफी महत्वपूर्ण है भाई इनका, यशोधरा काफी महत्वपूर्ण है, विष्णुप्रिया, पंचवटी, द्वापर काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। आगे है फिर क्वेश्चन 78वां, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग कौन सा है? तो कौन सा भी जो साकेत है इसका प्रकाशन वर्ष 1931, यशोधरा 1932 है, ये भी द्वापर का 1936, जय भारत का 1935। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो अपना यही बिल्कुल सही रहेगा, ये ऑप्शन ही। और ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। आगे कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोज जी को क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास कहा है, काल का सूरदास कहा है, ठीक है। और हरियोज जी द्वारा कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन रहेंगे? नाथुराम शर्मा है, देवीदास शुक्ल है, श्रीधर पाठक है, इनमें से कोई नहीं है। तो जगत सच्चाई सार के रचयिता श्रीधर पाठक जी रहेंगे। कौन है भाई? श्रीधर पाठक जी रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। और जो श्रीधर पाठक जी है इन्होंने काफी रचनाओं का क्या है, इन रचनाओं को भी अनुदित किया था, काफी रचनाएं इन्होंने अनुदित की थी, ठीक है। इनका मैं आपको नाम बता रही हूँ, ठीक है। जो सेफर्ड एंड फिलासफर है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे? ग्रे थे। कौन थे? ग्रे थे, ठीक है। तो श्रीधर पाठक ने इसको भाई गडरिये और दार्शनिक नाम से अनुदित किया भाई। जो हर्मिट है ये गोल्डस्मिथ की थी, इसका एकांतवासी नाम से अनुवाद किया, एकांतवासी योगी के नाम से, ठीक है। डेजर्ट विलेज ये भी गोल्डस्मिथ की थी, इसका उज्जड़ ग्राम से अनुवाद किया भाई श्रीधर पाठक ने। ट्रेवलर ये गोल्डस्मिथ की थी, इसका शांत पथिक नाम से अनुवाद किया है। ऋतु संहार ये कालिदास की रचना थी, इसका तो ऋतु संहार से ही अनुवाद किया है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।